आज कैश फ्लो का सिर्फ थ्योरी बताऊंगा, तो प्लीज़ थ्योरी को अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि यदि आज का क्लास समझ में नहीं आएगा और आज का क्लास यदि आप लोग ठीक से सुनिएगा नहीं तो आप लोग कोई भी सम्स 100% कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बना पाइएगा। और जो भी सम्स बनाइएगा वो तुक्का में बनाते चले जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और हर सवाल में कुछ ना कुछ नया ढुकेगा तो लगेगा कि कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा। तो पहले कैश फ्लो होता क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए क्या बोला है, बोला अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट showing the changes in the cash position due to inflow and outflow during the particular period or time of between two dates of the balance sheet। क्या बोला जा रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। ये एक तरह का स्टेटमेंट है, बी केयरफुल, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट है जो क्या दिखाता है, चेंजेस इन द कैश पोजीशन। कैश पोजीशन का मतलब कैश आया या फिर गया, क्योंकि जब भी हम लोग कैश फ्लो का वर्ड बोलेंगे तो इसमें कैश दो टाइप का होता है, एक इनफ्लो और आउटफ्लो। तो कैश पोजीशन का मतलब हुआ कि मेरा 2 ईयर में कैश बढ़ा है कि कमा है, कितना आया है कितना गया है, इसको बोलते हैं कैश पोजीशन। ठीक है, कैसे पता चलेगा सर, ये बैलेंस शीट से पता चलेगा। बैलेंस शीट का ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब 2 ईयर का बैलेंस शीट बना रहेगा, उसमें कैश और बैंक का बैलेंस, और फिर दूसरा ईयर में भी कैश और बैंक का बैलेंस, उन दोनों का डिफरेंस से पता चल जाएगा पोजीशन कि कैश इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, इट इज एन एनालिटिकल टूल यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू इंटरप्रेट द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न। क्या बोल रहा है कि ये मेनली इसका क्या काम है, फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना, इंटरप्रेट करता है मैनेजमेंट कि उसका पैसा का पोजीशन कैसा है, मतलब कितना उसका पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, कितना लिक्विडिटी को वो मेंटेन कर रहा है, ये पूरा चीज इसमें दिखता है। तो फिनेंशियल पोजीशन, और ये देखिए क्या बोलता है, एज पर पारा 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में कैश फ्लो को इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये कैश फ्लो का डेफिनेशन हुआ। अब देखिए कैश फ्लो में टोटल 3 कैटेगरी में फ्लो को बांटा गया है। एक क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। देखिए ध्यान, देखिए क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब जो हम लोग पीएल अकाउंट देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट, उसमें देखिए पीएल अकाउंट करते समय हम लोग डिप्रिसिएशन लेते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेते थे, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो ये सब जो इनकम में इससे जो एक्सपेंसेस दिखाते थे, प्रोविजन दिखाते थे, तो ये सब जो एक्सपेंसेस है इसमें क्या कैश का कोई लेन देन होता था क्या, नहीं होता था। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग को इसका काम करना पड़ेगा यदि इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो, ठीक है। और फिर क्या बोला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स कोई भी फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स का बात होगा, वो फिक्स्ड एसेट या तो परचेज और सेल होगा। नेक्स्ट फिनेंशियल एक्टिविटी मीन्स कोई भी शेयर इशू, प्रेफरेंस शेयर इशू या फिर डिवेंचर इशू हो या फिर रिडम्पशन हो, मीन्स बेचे, तब उसका बात हम लोग करेंगे। अब देखिए मेन चीज, जब हम लोग कैश फ्लो करेंगे तो 2 मेथड से करेंगे। कैश फ्लो का मेथड होता है एक डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड करिए या फिर इनडायरेक्ट मेथड करिए, दोनों में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंशियल एक्टिविटी दोनों मोटा मोटी सेम है, पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोनों में चेंजेज आ जाता है। पर एक चीज याद रखिएगा, हम लोग एग्जाम में जब सम्स करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड मैक्सिमम टाइम में ही देता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इनडायरेक्ट मेथड ही सीखेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, ओके। इनडायरेक्ट मेथड मतलब नेट प्रॉफिट का ही आइटम से हम लोग करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड हम लोग नहीं लेंगे,
ठीक है। तो मोटा मोटी एग्जाम में डायरेक्ट मेथड नहीं देता है, इनडायरेक्ट मेथड ही देता है। तो हम लोग पहले इनडायरेक्ट मेथड सीखेंगे। नेक्स्ट आइए, एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके किसके ऊपर देखिए ये लागू होता है। AS3 में बोला हुआ है ये किसके ऊपर होगा। सबसे पहले होगा इंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर मोर देन 50 करोड़, जिसके पास 50 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाए उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को मेंटेन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी यदि रहे, देखिए लिस्टेड कंपनी यदि रहे, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडिया में यदि लिस्टेड रहे तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। अब मेन मुद्दा है इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा यदि बनाएंगे सर तो फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। देखिए फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मेट के बिना कोई भी काम नहीं होगा। ओके, तो फॉर्मेट को हम लोग समझेंगे ध्यान से। देखिए फॉर्मेट कैश फ्लो अंडर इनडायरेक्ट मेथड, मैंने बोला था पहले मैं इनडायरेक्ट मेथड ही सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिए इनडायरेक्ट मेथड मैंने क्या बोला था, कैश फ्लो को 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी 3 एक्टिविटी में बांटा गया है। एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए आते हैं सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन में हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहे फिर भी हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया जाए। वर्ड ध्यान से सुनिए, क्या मैंने बोला वर्ड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। मैंने क्या वर्ड बोला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए ध्यान से बिफोर टैक्स, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये बोल देगा क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एग्जांपल दे देगा तो हम लोग उसको लेस ले लेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर है सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके बाद करना है एड बैक। एड बैक मतलब क्या, हम लोग का जो प्रॉफिट अकाउंट जो बनेगा वो तो PL अकाउंट बन के आएगा, तो उसमें तो हम लोग डिप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन बहुत सारा चीज ले लेते हैं, पर वो तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या मारते हैं आप लोग, लिखते हैं डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कहीं पे कैश दिखा क्या आपको। प्रोविजन मारते हैं तो कहीं पे भी कैश दिखता है क्या। सैलरी पेड करते हैं तो देखिए वहां पे कैश है, रेंट पेड किए कैश है, ठीक है। तो ये सब जब पेड कर रहे हैं तो वहां पे तो कैश ट्रांजेक्शन आ रहा है, पर जब डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, एमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, प्रोविजन मारे, वहां पे तो कैश एंट्री नहीं आ रहा। इट मींस वो तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, पर फिर भी हम लोग PL अकाउंट जब निकालते हैं नेट प्रॉफिट तो उसका कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो हम लोग जब कैश फ्लो करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वो चीज जो लेस किए थे PL अकाउंट में, जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं था, जो कैश ट्रांजेक्शन PL अकाउंट में नहीं था पर PL अकाउंट में लेस किए थे, मींस डेबिट साइड में लिए थे, उसको कोशिश क्या करेंगे, ऐड बैक करने का। क्या क्या, ऐड बैक करने का। पर याद रखिएगा वो एक्सपेंसेस ही ऐड करेंगे जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं था, मींस जिसमें कैश रिसीप्ट और पेमेंट नहीं हुआ। तो देखिए सबसे पहले ऐड बैक में सबसे पहले क्या आएगा सर, डिप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या आएगा, कोई भी एसेट्स का डिप्रिसिएशन। ध्यान से देखिए कोई भी एसेट्स का डिप्रिसिएशन हम लोग पहले यहाँ पे लेंगे, क्लियर है सर। कोई भी एसेट्स का डिप्रिसिएशन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब इनर कॉलम में होगा, ठीक है। पहला कॉलम में देखिए, पहला कॉलम में सब पहला कॉलम में, ठीक है। कोई भी एसेट्स का डिप्रिसिएशन लेने के बाद हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके सर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो भी चीजें रहेगा, ठीक है, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स जो भी रहेगा वो सबको ऐड बैक करेंगे। फिर ऐड बैक क्या करेंगे सर, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट राइट और ट्रेडमार्क। क्या करेंगे, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट राइट एंड ट्रेडमार्क, क्लियर है सर। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, मतलब कोई लोन के ऊपर यदि इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम लोग तो PL अकाउंट में डेबिट साइड ले लेते थे, पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम ये तो कैश ट्रांजेक्शन है नहीं तो उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड डिवेंचर। एक्चुअली ये फिनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और डिवेंचर, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग से भी इसको हटा देंगे, मींस ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या करेंगे, यदि लॉस ऑन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी लॉस यदि फिक्स्ड एसेट्स का होगा बेच के, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। क्लियर है सर, लॉस को ऐड बैक करेंगे, प्रॉफिट होने से लेस होता है
और यदि लॉस हुआ है तो ऐड बैक करेंगे, क्योंकि याद करिए पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते थे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे कैश फ्लो में। पीएल अकाउंट में लेस करते थे तो कैश फ्लो में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या बोला है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और डिवेंचर। कोई भी प्रीमियम यदि पेड किया जाएगा, प्रीमियम मैंने याद करिए फोर्थ सेमेस्टर में सिखाया था कि कोई भी यदि, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर नहीं, थर्ड में और फिफ्थ में मैंने पढ़ाया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब करवा रहा था, और फिफ्थ सेमेस्टर में जब हम लोग कर रहे थे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया था कि यदि कोई भी रिडम्पशन के ऊपर यदि प्रीमियम दिया जा रहा है तो उसको लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है? तो लॉस माना जाता है। तो वो तो सर कैश ट्रांजेक्शन था नहीं, लॉस मतलब पीएल प्रॉफिट से मेरा हिस्सा कम गया था, तो अब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मींस एड बैक कर देना पड़ेगा। तो मतलब जितना एक्सपेंसेस और लॉस का यदि पार्ट है जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसीलिए क्या बोल दिया गया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये सब चीज। क्लियर है सर? नेक्स्ट आइए, जब ये हो जाएगा ऐड करने का पार्ट, तो सेकेंड कॉलम में तो ऐड करके हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, फिर नेट प्रॉफिट में ये ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। अब लेस करने का मतलब जरूरी तो नहीं पीएल का अकाउंट का डेबिट साइड में ही सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रहता है, पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में भी तो कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सब जो क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ है, डिविडेंड रिसीव, ये सब जो पीएल का क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है उसको भी तो हमको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद करिए जब पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में था मींस माइनस था, तो उसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में था, प्लस किया हुआ उधर, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, मींस लेस करना पड़ेगा। लेस करने से देखिए क्या क्या आएगा सर, इनकम ऑन इंटरेस्ट रिसीव, किसी के ऊपर भी जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो। नेक्स्ट क्या आएगा सर, इनकम ऑफ डिविडेंड रिसीव। नेक्स्ट क्या आएगा फ्रॉम सर, इनकम फ्रॉम रेंट, रेंट उनसे यदि इनकम मिल रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने बताया था कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रहेगा तो ऐड, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रहेगा तो क्या करेंगे सर, लेस। नेक्स्ट देखिए बैड डेट रिटेन, सॉरी नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एक्सेस लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी हम लोग ज्यादा दिखा दिए, ठीक है सर। फिर क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कोई डिप्रिसिएशन का यदि प्रोविजन है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है सर, बैड डेट रिटर्न बैक मींस बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिटर्न बैक मींस बैड डेट रिकवरी, सब हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, रिफंड ऑफ द इनकम टैक्स, क्या बोला, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है सर। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी इनर कॉलम में रख के उसको बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते समय हम लोग दो चीज और एक करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व और रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है नेट प्रॉफिट और रिजर्व, इसीलिए यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है। पर याद रखिएगा जनरल रिजर्व भी चेंज होगा तो उसका भी काम पड़ेगा, ठीक है। यदि जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, यदि जनरल रिजर्व डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे। कुछ समझ में आया? नहीं। यदि मान लीजिए 2015-2016 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, 2015 में यदि मान लो 10,000 रुपया जनरल रिजर्व है और 2016 में मान लो 15,000 रुपया जनरल रिजर्व है, इट मीन जनरल रिजर्व इंक्रीज कितना हुआ सर, 5,000 रुपया, 10 से 15 हो गया, इट मीन्स ऐड हो जाएगा कितना, 5,000 रुपया। पर वही यदि मान लीजिए 2015 में 15,000 था, 2016 में 10,000 हो जाता तो ये डिक्रीज हो गया था, तो जनरल रिजर्व को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना से, 5,000 से, क्योंकि 15 से 10 हो गया, मतलब डिफरेंस कितना हो गया सर, 5,000, तो उसको लेस कर देंगे पीएल अकाउंट में। क्लियर है सर? नेक्स्ट आइए, जब हम लोग इतना कम कर लेंगे तो मेरा क्या होगा, अच्छा इसमें रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी बोले थे शायद, उसका भी काम करने के बाद जो काम होगा उसको भी आउटर कॉलम में, तो ऐड बैक और लेस करने के बाद मेरा जो आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब बिना वर्किंग कैपिटल का दिखाए हम लोग का नेट प्रॉफिट आया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में याद रखिएगा ये तो पीएल अकाउंट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। बी केयरफुल, मैंने क्या बोला, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। कोई भी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का चेंजेस जो होगा वो कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में,
ठीक है सर, कोई भी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का जो चेंज होगा वो कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखिए तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में चेंज क्या क्या हुआ सर, याद रखिएगा, लेस ऐड करेंगे। देखिए करेंट एसेट्स में क्या होता है, उल्टा रिलेशनशिप, याद रखिएगा सब समय, करेंट एसेट्स में उल्टा रिलेशनशिप और करेंट लायबिलिटी में सीधा रिलेशनशिप। मतलब बोलने का अर्थ ये हुआ, यदि करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो लेस करेंगे, यदि करेंट एसेट्स कमेगा तो ऐड करेंगे। क्या बोले मैंने बोला करेंट एसेट्स के लिए उल्टा होता है, मतलब यदि करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो लेस, कमेगा तो ऐड, ठीक है। लेकिन करेंट लायबिलिटी में सीधा, यदि करेंट लायबिलिटी बढ़ा तो ऐड, कमा तो लेस, करेंट लायबिलिटी बढ़ा तो ऐड, कमा तो लेस। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, करेंट एसेट्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और करेंट लायबिलिटी में करेंट एसेट्स में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मींस उल्टा काम होगा, और करेंट लायबिलिटी में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब जो बोला रहेगा वही। इसका मतलब करेंट एसेट्स यदि बढ़ेगा तो लेस करेंगे, करेंट एसेट्स यदि कमेगा तो ऐड करेंगे। पर करेंट लायबिलिटी में क्या है, करेंट लायबिलिटी यदि बढ़ेगा तो ऐड करेंगे और कमेगा तो लेस करेंगे। ध्यान से देखिए ध्यान से, ऐड में क्या क्या लिए, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, मैंने बोला था करेंट एसेट्स यदि कमेगा तो ऐड, और क्या लिए देखिए, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी मींस करेंट लायबिलिटी बढ़ा तो ऐड, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, लेस का क्राइटेरिया में क्या लाए हैं, लेस का क्राइटेरिया में आया है इंटरेस्ट इंक्रीज इन करेंट एसेट। मैंने बोला था करेंट एसेट यदि बढ़ जाएगा तो लेस करेंगे, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लेस, मैंने बोला था लायबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसीलिए लायबिलिटी कमा तो उसको भी हम लोग क्या कर दिए, कमा दिए। क्लियर है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है ये जो हो गया मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना करने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे इनकम टैक्स, क्योंकि अभी तक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे थे, तो आफ्टर टैक्स करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे इनकम टैक्स। ओके सर। उसके बाद ऐड लेस करेंगे क्या, यदि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रहा, कोई भी आइटम रहा तो उसको ऐड ले, यदि इनकम रहा तो लेस, एक्सपेंस रहा तो ऐड, उसको काम करके हम लोग निकाल लेंगे। क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है सर। तो ये हुआ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आएंगे हम लोग, तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी आएगा वो क्या रहेगा, डायरेक्ट पीएल अकाउंट में जो होता था नेट प्रॉफिट का पार्ट, जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है वो सब चीज, और क्या आएगा फिर करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का चेंजेस आएगा। क्लियर है सर, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां आ गया सर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए इन्वेस्टिंग, सुनिए ध्यान से, इन्वेस्टिंग मैंने बोला था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, जितना इनकम का चीज है, जो हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर जो इंटरेस्ट निकालते थे हम लोग, जितना बैलेंस शीट का एसेट साइड में जो रहता था उसके ऊपर जो हम लोग एसेट साइड में जो इंटरेस्ट निकालते थे, मतलब पीएल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट लिखते थे, वो सब चीज जो गेन आइटम है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। अब ध्यान से समझिए, सुनिए, यदि मान लो कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेगा, तो यदि कोई एसेट्स परचेज करेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा जाएगा, क्योंकि कोई भी एसेट्स यदि परचेज करें तो मेरे पास से कैश आउटफ्लो होगा, मींस पैसा जाएगा। तो पैसा यदि जाएगा इट मींस मेरा कैश क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब परचेज ऑफ एसेट्स यदि रहा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। क्या करेंगे सर, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यदि रहा तो उसको नेगेटिव में रखेंगे। किस में रखेंगे, नेगेटिव में। वही यदि मान लो कोई एसेट सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मतलब क्या होगा, हम सेल करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, मींस कैश इनफ्लो होगा। तो यदि कोई एसेट सेल करेंगे तो उसको ऐड करेंगे, उसको कैसे रखेंगे, पॉजिटिव में। मतलब बोलने का अर्थ हुआ कि यदि कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, यदि कोई फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे तो वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और यदि फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो लेस, और फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे तो ऐड। क्लियर है सर, पक्का।
ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट यदि बेचे, सेम कहानी है, इन्वेस्टमेंट यदि बेचे तो क्या हो गया, हमको पैसा आएगा, मतलब हमको प्रॉफिट होगा, ऐड कर देंगे पैसा, इनकम होगा, गेन होगा, कैश इनफ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वही यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करते, परचेज कर ले रहे हैं तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है सर, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, और ये किसके लिए है, इंटरेस्ट रिसीव किसके लिए ये आएगा इन्वेस्टिंग में, जो फिनेंशियल कंपनी नहीं है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव आएगा। बार बार सुनिए ध्यान से, नॉन फाइनेंशियल कंपनी जहां है वहीं पे इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, नहीं तो इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। यदि कंपनी फिनेंशियल एक्टिविटी मेंटेन, फिनेंशियल कंपनी नहीं है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तभी इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड किस में लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन याद रखें, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड तभी लेंगे जब फिनेंशियल कंपनी नहीं रहेगा, मींस नॉन फाइनेंशियल कंपनी रहे। ओके सर। देखिए, लेस परचेज ऐसे फिक्स, लेस परचेज ऑफ फिक्स एसेट दे दिया है और लेस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे दिया है। तो ऐड में आएगा कोई भी एसेट सेल करेंगे तो, माने फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे तो, और लेस में आएगा कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो। और एक्स्ट्रा में क्या रहेगा सर, यदि नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, यदि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उसमें एक्स्ट्रा में आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर है सर। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम लोग चलेंगे किसमें, फिनेंशियल एक्टिविटी में। आइए नेक्स्ट फिनेंशियल एक्टिविटी। फिनेंशियल एक्टिविटी में ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है सर। फिनेंशियल एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मतलब यदि हम लोग इक्विटी शेयर देखो इशू करेंगे, मतलब मार्केट में छोड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे मतलब मार्केट में छोड़ेंगे, तो जैसे ही इशू करेंगे तो मेरे पास तो पैसा आएगा। इशू करने से मेरा इक्विटी शेयर यदि इशू करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो पैसा आएगा मतलब क्या हो जाएगा, ऐड। क्या करेंगे सर, ऐड में रखेंगे, मींस पॉजिटिव में रखेंगे। वही यदि मान लो रिडम्पशन होगा, मतलब हम यदि बेच देंगे, ठीक है ना, छोड़ देंगे मार्केट से, हटा लेंगे मार्केट से, रिडीम कर लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, लेस वो नेक्स्ट में आएगा। तो इशू यदि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हो तो उसको क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। यदि शेयर वारंट के बदले में मुझे पैसा मिलता है तो रिसीव्ड हो रहा है, जनरल सा बात है, नॉर्मल सा बात, पैसा मिल रहा है, रिसीव्ड मतलब ऐड करेंगे, पॉजिटिव में अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब डिवेंचर यदि मान लो मार्केट में छोड़ा गया, डिवेंचर यदि बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, मतलब प्रोसीड्स हो गया, तो डिवेंचर बढ़ रहा मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड में रखेंगे, पॉजिटिव आइटम में रखेंगे। क्लियर है सर। पॉजिटिव में आइटम में रखने के बाद नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, लेस का आइटम में, लेस आइटम में रहेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। क्या रहेगा सर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, मींस कि हम लोग का जो भी डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर जो मार्केट से हम हटाएंगे, रिडीम करवाएंगे, ठीक है, होता ना आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर टाइम पीरियड वाला भी होता है, रिडीमेबल, रिडीमेबल डिवेंचर, बहुत सारा चीज होता है। तो हम लोग को इतना ही समझना है, यदि प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड होगा मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, हम बेच दे रहे, हटा दे रहे उसको, ठीक है ना, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर यदि रिडीम्ड होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, टैक्स ऑन डिविडेंड पेड, ये तीनों चीज देख लीजिए ध्यान से, बायबैक ऑफ शेयर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और टैक्स ऑन डिविडेंड, ये सब भी क्या होगा, लेस कैटेगरी में आएगा। और उसको फिर ऐड बैक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सारा काम, हम लोग यहाँ पे सारा काम कर लेंगे। क्लियर है सर। नेक्स्ट, तो ये तो काम हो गया, नेट इंक्रीज, तीनों का काम करने के बाद मीन्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग का काम करने के बाद
मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब नेट मेरा इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ कैश और कैश इक्विवेलेंट, उसका बात आएगा। तो ऐड जरूरी नहीं कि कैश का बैलेंस आपका पॉजिटिव में ही आए, तीनों का हो सकता है, दोनों का नेगेटिव, एक ठो का पॉजिटिव, एक ठो का पॉजिटिव, दो ठो का नेगेटिव, दो ठो का पॉजिटिव, एक ठो का नेगेटिव आ सकता है। तो प्लस प्लस को जोड़ के माइनस माइनस को हटा के देखिएगा टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो आया उसका काम करने के बाद नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। उसमें फिर याद रखिएगा बिगिनिंग कैश को ऐड करिएगा, कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग पीरियड, ठीक है, मतलब ओपनिंग डेट, मतलब यदि मान लीजिए 2015-16 का यदि सवाल बना रहे हैं तो 2015 में जो मेरा कैश दिया हुआ है और बैंक दिया हुआ है उन दोनों को जोड़ के, या फिर कैश यदि सी पे तो कैश, ठीक है, और यदि बैंक अमाउंट है तो बैंक अमाउंट, दोनों को जोड़ के क्या करिएगा, जो अभी तक का आपका कैश बैलेंस आएगा उसमें ऐड करिएगा। ऐड करने के बाद देखिएगा ऑटोमेटिक आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ऑटोमेटिक आपका क्लोजिंग बैलेंस आंसर में आएगा। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ कैश का वो अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो बी केयरफुल रहे सब समय कि हम लोग कैश फ्लो सही किए कि गलत किए, हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। मींस यदि 2015-16 का ओपनिंग कैश दे दिया, क्लोजिंग कैश दे दिया, तो आपका जो कैश फ्लो आया है उसमें ओपनिंग कैश ऐड करिए, मींस 2015 का कैश ऐड करिए, देखिएगा अपने आप 2016 का कैश का जो बैलेंस है वो आ गया है। यदि आ गया तो आपका कैश फ्लो सही है, और यदि नहीं आया तो आपका कैश फ्लो गलत है। तो ये हुआ हम लोग का कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट। कैश फ्लो जब करेंगे तो उसमें 3 एक्टिविटी, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फिनांसिंग, पूरा फॉर्मेट। ये पूरा फॉर्मेट आपको इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा बताया गया है। इसमें कुछ कुछ वर्किंग है, और जैसे जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैसे निकलेगा, तो इसका वर्किंग हम लोग जब सम्स बनाएंगे उसी में से बताएंगे। और जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तो वहां पे एसेट डिस्पोजल होगा, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा तो वहां से हम लोग को डेप्रिसिएशन पता चलेगा, कितना का नया परचेज किए हैं, कितना का नया सेल किए हैं। तो ये एक अकाउंट बनेगा फिक्स्ड एसेट्स का, वहां से हम लोग डेप्रिसिएशन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, और परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो भी होगा वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है। तो वो वर्किंग होगा, तो जब मैं वर्क सम्स कराऊंगा उसमें वर्किंग कराऊंगा। अभी आप लोग घर में एक भी सवाल करने का कोशिश नहीं करिएगा, आप लोग को जो जो पढ़ाया गया है आप इसको बार बार सुनते रहिएगा। यदि एक बार प्रॉब्लम हो तो आप लोग सुनने में डायरेक्ट, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपका वीडियो है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उतना देरी जो दिखिएगा उससे अच्छा डाउनलोड कर लीजिएगा, ये ऑडियो की तरह ही इसको सुनिए, ठीक है, और बार बार सुनिए ताकि